हेलो एवरीवन, मेरा नाम जसवंत है। वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। आज इंडियन इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है 5 ईयर प्लान इन इंडिया। इस चैप्टर में जो मेजरली हम डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा तो प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इससे आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे जो भी हम डालेंगे। सो प्लानिंग क्या है एक्चुअली में। प्लानिंग हम करते हैं अपने रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए, बैटरी यूटिलाइजेशन के लिए और सभी लोगों तक उपलब्धता पहुंचे उसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट करती हर कंट्री के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से अगर प्लानिंग आपके पास अच्छी है तो बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो अपने सारे के सारे रिसोर्सेज को। ठीक है, अब क्या है, हम जानते हैं 1947 में इंडिया क्या होता है, फ्रीडम मिलती है उसको। उससे पहले ब्रिटिशर्स इसके ऊपर राज कर रहे थे। वो सारे के सारे रिसोर्सेज को लूट चुके थे। ठीक है, और एक तरीके से हमें देखने को मिलता है जो हमारे रिसोर्सेज है वो खत्म हो चुके हैं। जो इकोनॉमी वो स्टैग्नेंट हो चुकी है, बैकवर्ड हो चुकी है, सोशल इंडिकेटर्स बैकफॉल कर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा कम है, लिटरेसी बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास, और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को किस तरीके से आपको प्रमोट करना है, ये सारी चीज़ जब भी बढ़ेंगी जब आप एक तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और अपनी जो रिसोर्सेज उनका यूटिलाइजेशन बेटर वे में करेंगे। यानी कि पुअर टू द पुअरेस्ट, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति को भी एक तरीके से आप शामिल कर पाएंगे। यानी कि जब आप क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज सबके पास उसकी उपलब्धता होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मीन्स क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल इस तरीके से करना है ताकि क्या हो, आप ज़्यादा बेटर वे में काम कर सकें। ठीक है, अब क्या है, दूसरा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा नीति आयोग लिखा है। पहले हम किस 1950s में इंट्रोडक्शन होता है किसका, प्लानिंग कमीशन का, और उसकी जगह किसने ले ली, नीति आयोग ने ली है। कब ली, 2015 में एनडीए की गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, उसने इसमें चेंजेस किए और प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ले ली। काम दोनों का सेम ही है, प्लानिंग करना और एक तरीके से कहाँ पे आपको अपने ज़्यादा एफर्ट्स डालने, कहाँ पे आपको बजट का ज़्यादा हिस्सा एलोकेट करना है, ये सारा काम किसका होता है, नीति आयोग का होता है। इससे पहले कौन काम कर रहा था इसको, आपका प्लानिंग कमीशन काम कर रहा था। सो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, हमने देखा इकोनॉमिक प्लानिंग वो होती है जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को बड़े ढंग से एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हो, किस तरीके से फ्यूचर में इसको और बेटर किया जा सकता है, इसकी कमियों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसको आप क्या बोलते हो, इकोनॉमिक प्लानिंग हम बोलते हैं। अब लॉन्ग रन में किस तरीके से इफेक्टिवली वर्क कर सकते हो, अपनी स्किल्स को किस तरीके से बढ़ा सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कैसे करोगे, स्किल्स को किस तरीके से बढ़ाओगे, और जो पर कैपिटा इनकम है उसको किस तरीके से बढ़ाओगे, यानी कि एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट किस तरीके से बनोगे, उसके ऊपर आपको यहाँ पे वर्क दिखाई देता है। तो प्लानिंग कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है हमारे लिए। ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है जो प्लानिंग कमीशन है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट की, तो पता होना चाहिए जो प्लानिंग कमीशन है आपकी वो हम रशिया से अडॉप्ट की थी। और इसमें क्या करते हैं, हम एक टारगेट को सेट करते हैं, 5 ईयर्स में उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान्स का। मतलब एक 5 ईयर प्लान चलेगा, उसके बाद हम दूसरा एक तरीके से अपना गोल रखेंगे, फिर उसके बाद तीसरा गोल रखेंगे। ऐसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर प्लान के जरिए हम कंप्लीट उनको कर रहे थे। अब आता है इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडिया स्टार्टेड आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद हम क्या करते हैं, 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उन 5 ईयर प्लान्स के थ्रू अपने गोल्स को अचीव करने की हम कोशिश करते हैं। अब देखो, फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था वो कब स्टार्ट होता है आपको पता होगा। ठीक है, 1951 में स्टार्ट होता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान और 1956 तक ही चलता है। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में था, किस तरीके से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए, किस तरीके से फार्मर्स की पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज किया जाए, और किस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स की जाए। ठीक है, क्या है, आप जब तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, फार्मर बहुत ज़्यादा पुअर है। ठीक है, इरिगेशन की सुविधा नहीं, वो रेन के ऊपर डिपेंड है। तो किस तरीके से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि 72% आपकी जो पॉपुलेशन है एग्रीकल्चर में लगी हुई है। तो एक तरीके से अगर इनको आप फ़ायदा पहुंचा पा रहे हो तो एक तरीके से देखने को मिलता है पूरा का पूरा जो कंट्री है वो एक तरीके से विकास से जुड़ जाएगी। ठीक है ना, विकास से जुड़ेगी, प्रोग्रेस से जुड़ेगी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ दिखाई देता है। तो देखा पता लगता है फर्स्ट 5 ईयर का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, फार्मर्स को, लेबर्स को किस तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बना जाए, किस तरीके से प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, किस तरीके से लैंड रिफॉर्म किए जाए, किस तरीके से इरीगेशन की सुविधाओं को बेटर बनाया जाए। ठीक है, तो 1950s के बाद हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्रमोट करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमें देखने को मिलता है 1947 में लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। ठीक है, फूड ग्रेन्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है प्रॉब्लम्स है, फूड ग्रेन्स के लिए प्रॉब्लम देखने को यहाँ पर मिलती हैं। लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द फूड। ठीक है, फूड नहीं है उनके पास प्रॉपर अमाउंट में, माल नरिश न लोग।
ठीक है, डिजीज़ से वो क्या कर रहे हैं, खाना ना मिलने की वजह से बहुत सी उनको डिजीज़ होती जा रही है। तो बहुत सी गवर्नमेंट के पास बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, उनको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया था, जो कि हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, रशिया से अडॉप्ट किया है। अब आता है आपका गोल्स क्या थे, गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। देखो, जो आपके लॉन्ग टर्म्स थे, जो लॉन्ग टर्म के गोल थे उनको आपने 20 ईयर्स का टाइम दिया था, 20 ईयर्स में हम कंप्लीट करेंगे, और जो स्मॉल गोल उनको 5 ईयर्स में हम कंप्लीट करेंगे। देखो, स्मॉल गोल्स में आपका क्या आता है, एग्रीकल्चर में क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, और प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को यानी डबल पी को आपको इंक्रीज करना है, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। अब उसके बाद आता है कि सेकंड आपको जो पर कैपिटा इनकम है फार्मर्स की, उसको किस तरीके से इंक्रीज करना है, वो भी आया था आपका इसी में। तो देखो, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो डेफिनेटली कि फूड है, फूड की शॉर्टेजेस आपकी कम हो जाएंगी, और जब भी फूड की शॉर्टेजेस कम होगी तो सोसाइटी एक तरीके से क्या आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था जो फूड की कमी है सोसाइटी में, उसको किस तरीके से कम किया जाए। अब आगे चल के हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करते हैं और अपनी कंट्री में उसको वाइड स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा हमारे लिए प्लानिंग कमीशन। अब आता है आपका नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। इसकी क्या नीड थी, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी नीड क्या है। तो सीधा क्वेश्चन बनता है कि जो इंडिया है उसको नीड क्यों पड़ी प्लानिंग कमीशन की, और उसने किस तरीके से इंक्रीज किया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को, पॉवर्टी को किस तरीके से रिड्यूस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से बेहतरी आई, ये क्वेश्चन सीधा बनता है। तो ध्यान रखना है, देखो प्लानिंग की जरूरत इसलिए बनी, क्यों बनी, क्योंकि 1947 में एक तरीके से आप आज़ाद होते हो। 1947 में रिसोर्सेज आपके पास है नहीं, जो आपकी पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, गरीब है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा उनकी कम है। उनको अपलिफ्ट करने के लिए प्लानिंग कमीशन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का इंट्रोडक्शन क्यों है, क्योंकि आपको अपनी पॉपुलेशन को अपलिफ्ट करना है, इकोनॉमिकली स्टेबल बनना है आपको। ठीक है, अब जब 1947 में इंडिया एक बैकवर्ड कंट्री थी, अब किस तरीके से आपको डेवलप्ड कंट्री बनना है। ठीक है, ठीक है, डेवलपिंग, पहले आप डेवलपिंग बनेंगे, फिर आप डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट होंगे। तो ये सब किसके थ्रू होता है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो प्लानिंग और ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की मदद से ही आप क्या करते हो, एक तरीके से आगे बढ़ते हो। और इकोनॉमी में प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करेंगे, क्या आप इंपोर्ट करेंगे, किस तरीके से अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करेंगे, किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करेंगे, किस तरीके अपना जो फार्मा का सेक्टर है, डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर है वो किस तरीके से स्टैब्लिश करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर में आ जाता है। और गवर्नमेंट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, अब देखो, अब न्यू आप एक तरीके से आज़ाद हुए हो, तो इसमें गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लोगों का ध्यान रखेगी एक तरीके से। ठीक है, तो एक तरीके सोशल वेलफेयर की बात यहाँ पे देखने को मिलती है। अब न्यू आप एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को मार्केट के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो, कैपिटलिज्म के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो। सोशल वेलफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो देखने को मिल रहा है जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी फोकस कर रही है इनके ऊपर इंडियन इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है, और रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करना है, किस तरीके से उससे यूज़ करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, बिकॉज गवर्नमेंट पूरा का पूरा फोकस कर रही है लोगों के ऊपर कि किस तरीके से इनमें क्या कर सकते हैं, एलोकेशन कर सकते हैं, और सब लोगों को किस तरीके से अपलिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखने को मिलता है इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इन इंडिया। देखो, इकोनॉमिक सिस्टम को क्या करना है, आपको पूरी की पूरी कंट्री में बढ़ाना है। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किस तरीके से किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। अब देखो, पहले आपको पता है आप न्यूली इंडिपेंडेंट हुए हो, ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज इतने नहीं है, फिर क्या करोगे, आप प्लानिंग करना स्टार्ट करते हो। तो जब प्लानिंग करते हो तो क्या क्या करोगे, प्लानिंग में पहला करोगे कि जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फूड ग्रेन्स की जो शॉर्टेजेस हैं उनको आप क्या कर पाओगे, टैकल कर पाओगे। उसके बाद क्या है, जो रिसोर्सेज है उनका एलोकेशन किस तरीके से करना है। तो एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन आपकी बहुत बड़ी है, उसमें एलोकेशन सही तरीके से नहीं कर पाओगे तो देखने को मिलेगा गैप मिलेगा। कैसा गैप मिलेगा कि कुछ लोग बहुत अमीर होते जाएंगे और कुछ गरीब की गरीबी रह जाएंगे। तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एलोकेशन सही तरीके से कर रही है गवर्नमेंट। आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप किस तरीके से जो आपकी सर्विसेज उनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस तरीके से जो आपके गुड्स हैं सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करोगे कंट्री के अंदर, और किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि सारा का सारा जो प्लानिंग है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करे। कोई ऐसा सेक्टर ना हो जो उसके हाथ से निकलता चले जाए, उसमें लोगों की भागीदारी कम होती चली जाए, ऐसा वो नहीं चाहती। इसी वजह से क्या गुड्स एंड सर्विसेज का जो सेक्टर है उसको भी एक तरीके से क्या करना, हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरा आप जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो क्या है, देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी। 3 तरह की इकोनॉमी देखने को मिलती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। देखो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत कम होती है,
गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत कम होती है, और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जिनको आप बोलते हो एमएनसीज, ठीक है, इनका एक तरीके से प्रभुत्व देखने को मिलता है, और इनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है। अभी प्रॉफिट को अर्न करेंगे तो बहुत सी जॉब्स को भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनके पास पूरी फ्रीडम होती है किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, क्या प्रोडक्ट बनाने हैं, और किस तरीके का प्रोडक्ट होगा, मार्केट ओरिएंटेड है कि नहीं, ठीक है, और किस तरीके की मार्केट में डिमांड है, उसका क्या प्राइस होना चाहिए, सारा कोई कौन कैपिटलिस्ट डिसाइड करते हैं, यानी कंपनी के जो सीईओज होते हैं वो डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसमें दिखाई नहीं देता। वहीं से अगर सोशलिज्म की बात की जाए तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर होता है, फुल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है कि क्या आप करेंगे, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, पहला ये कि आप क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, किस तरीके से उसे एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। और मेन जो फोकस होता है वो सोशल वेलफेयर के ऊपर होता है, इनका मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर, सोशल वेलफेयर के ऊपर है, यानी कि लोगों को इक्वलिटी देनी है। और कैपिटलिज्म के ऊपर इक्वलिटी नहीं है, कैपिटलिज्म में इक्वालिटी नहीं है, एक तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करना कैपिटलिज्म है, इसमें क्या है, सोशल वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। अब मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलता है सोशल वेलफेयर के साथ साथ इनकम को भी हम जनरेट करते हैं इसमें, ठीक है। सोशल वेलफेयर इसलिए क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है इन कंट्रीज में, इंडिया का एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी एक तरीके से पॉपुलेशन है, तो लोगों का भी ध्यान गवर्नमेंट रखेगी, बट उनको जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए क्या है, आपको जो इंडस्ट्रीज उनको भी स्टैब्लिश करेगी। तो कैपिटलिज्म के साथ साथ सोशलिज्म पर भी हम वर्क करते हैं, ताकि एक तरीके से हम स्ट्रॉन्ग एक तरीके से क्या कर सके, एक सेटअप को तैयार कर सके जहाँ पे लोगों के पास जॉब्स भी हों और एक तरीके से सिक्योरिटी भी हो गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखने को मिलता है कैपिटलिज्म, ठीक है। अब क्या है, इज दिस वन इन विच देयर इज एन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मैनेजिंग ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो आप, अर्न करते हो। सो प्रॉफिट मेन मोटिव क्या है आपका, प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। और इसमें प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी ओनरशिप होती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। और कंपटीशन होता है प्राइवेट कंपनीज में, बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलता है आपको, कंपटीशन होता है। देखो एक एक जैसी चीज़ें बहुत सी कंपनीज बनाती हैं, ठीक है, तो कंपटीशन होता है। और प्राइस जो डिटर्मिनेशन है वो भी ठीक होता है। इसमें क्या, जब भी प्राइस डिटर्मिनेशन होगा तो जो एक तरीके से ग्राहक है उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। मान लीजिए इसमें एक चीज़ देखने को मिली, जो एक कंपनी मान लेते हैं, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है, दो कंपनी है हमारे पास, दोनों सेम प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। 100 ग्राम का प्रोडक्ट ये भी बना रही है, 100 ग्राम का प्रोडक्ट ये भी बना रही है, तो क्या होगा इसमें, जो इनकी प्राइसेस होगी बिल्कुल सिमिलर होगी, मतलब 30 रुपये का ये का है, इसका है, तो 30 रुपीज़ का ये इसका भी होगा। तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर कंपटीशन की वजह से कोई भी अपने प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करता, क्योंकि प्राइस को जब भी आप इंक्रीज़ करें तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी। तो ये देखने को यहाँ पर मिलता है। तो प्राइस देखो प्राइस डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है, और मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे गवर्नमेंट इतना इंटरवेंशन नहीं करती, क्या आपको बनाना है, कब बनाना है, मार्केट ओरिएंटेड बनाना है, वो सारा का सारा कौन सोचता है, एक तरीके से सीईओज होते हैं, जो इनके एक तरीके से पॉलिसी मेकर होते हैं कंपनी के, जो प्रॉफिट को किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है वो सोचते हैं। गवर्नमेंट का इतना इंटरवेंशन नहीं होता, वो जनरली टैक्स लेती है आपसे, दैट्स इट, आपको क्या करना है वो इस चीज़ को मतलब नहीं है। अब इसके मेरिट एंड डिसमेरिट देखते हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है ना, वो याद रखना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होता है कैपिटलिज्म में। दूसरा, गवर्नमेंट को टैक्स बहुत ज़्यादा मिलता है। तीसरा ये है कि सोशल वेलफेयर के काम होते हैं इसमें भी, कैपिटलिज्म में भी सोशल वेलफेयर के काम होते हैं। किस तरीके से होते हैं, अब एक तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो उसका मतलब उनको सैलरी मिलेगी, जब उनके पास सैलरी मिलेगी तो ज़्यादा वो खर्च कर पाएंगे भी, एक तरीके से लिक्विडिटी उनके पास होगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो खर्च कर पाएंगे हॉस्पिटैलिटी में, एजुकेशन में, स्किल्स में। तो सोशल वेलफेयर का काम इसमें भी होता है, बट थोड़ा डिफरेंट टर्म्स में होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और दूसरी अगर बात करें प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज, और प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने की बात करते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर देते हैं। जनरली आपने देखा होगा आजकल क्या है ना, बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज को एमिशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इनका जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को जनरेट करना होता है, सिर्फ किसका, प्राइवेट कंपनीज का। अब डीमेरिट देखते हैं, आपका क्या है डीमेरिट, क्या है, जो डीमेरिट में आता है, जैसे मैंने भी बताया, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को जनरेट करने के चक्कर में जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट कंडीशन को भी इग्नोर करते हैं। और दूसरी बात ये होती है, सोसाइटी के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट होगा उसके बारे में इनका जो होता है मेन फोकस होता है। अब क्या, ओनली दोज गुड आर प्रोड्यूस विच इज इन हाई प्रॉफिट, सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को बनाते हैं जिनमें ज़्यादा प्रॉफिट इनको गेन होता है, ठीक है। अब चाहे वो महंगा है चाहे सस्ता है, उससे मतलब नहीं, प्रॉफिट गेन हो रहा होगा, बिक रहा होगा, मार्केट में उसकी डिमांड है, तो उन चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। देखो अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आपको पता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होता है, और सोशल वेलफेयर की ये बात करते हैं।
अब क्या प्रोडक्ट आपको बनाना है, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, ठीक है, किस तरीके से मार्केट में आप उसे एलोकेट करेंगे, सारा का सारा जो काम है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जब भी ज़्यादा गवर्नमेंट एक तरीके से इन सब कामों में इंटरवेंट करती है तो प्राइवेट जो प्लेयर्स है वो एक तरीके से अपनी रुचि कम करते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि उनको प्रॉफिट कम जनरेट होता है, तो वो एक तरीके से प्रोडक्शन पे और जो इंसेंटिव वगैरह होते हैं जो उनको देने चाहिए एज अ कंपनी, वो नहीं देते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाती है और प्रोडक्शन उनकी मर्जी के हिसाब से उनको नहीं करने देती, प्राइसिंग उनको डिसाइड नहीं करने देती है। इससे क्या होता है, सोशलिज्म में जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, वो इतनी अच्छे से ग्रो अप नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ये खतरा होता है कि सारा का सारा जो काम करना है आपको गवर्नमेंट की नज़र में करना है, ठीक है, किस तरीके से करना है, गवर्नमेंट के नज़र में करना है आपको। अब क्या है, कलेक्टिव ओनरशिप देखने को मिलती है, ठीक है, सभी जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स उन सबकी भागीदारी देखने को मिलती है। अब देखो, अब इसमें चॉइसेस नहीं होती, प्राइवेट में क्या होता है, आपके पास चॉइसेस होती हैं, ठीक है, कैपिटलिज्म में आपके पास चॉइसेस होती है, सोशलिज्म में आपके पास चॉइसेस नहीं होते, ऑप्शंस नहीं होते हैं। और दूसरा आता है सेंट्रल, यानी गवर्नमेंट सब चीज़ों को देखता है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि जो गवर्नमेंट जिस तरीके की पॉलिसीज बनाएंगी वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, आपकी इंडिपेंडेंट कोई पॉलिसी नहीं हो सकती, गवर्नमेंट के अंडर ही आपकी सारी की सारी पॉलिसीज आएंगी। अब नो मार्केट फोर्सेस, ठीक है, अब मार्केट में किस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को एक तरीके से डिवाइड करेंगे, किस तरीके से उसको पूरी की पूरी मार्केट में वाइड स्प्रेड करेंगे, वो आप नहीं डिसाइड करोगे, वो कंपनी डिसाइड, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब क्या, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अब मान लीजिए कोई 8 घंटे काम कर रहा है, कोई 10 घंटे काम कर रहा है, दो व्यक्ति हैं अलग अलग घंटे काम कर रहे हैं, पर दोनों को जो वेजेस मिलेंगे वो सिमिलर मिलेंगे, इसको भी 500 और इसी को भी 500। इससे क्या होगा, जो 10 घंटे काम कर रहा है वो अब 8 घंटे स्टार्ट कर देगा। इससे क्या देखने को मिलता है, सोशलिज्म प्रोडक्शन डिक्लाइन करता है, बिकॉज यहाँ पे जो 8 घंटे काम कर रहा है चाहे 10 घंटे काम कर रहा है, सैलरी दोनों को सिमिलर ही पे आउट होगी, ठीक है। अब इनकी मेरिट एंड डिमेरिट के बारे में देख लेते हो। देखो, सोशलिज्म में देखने को मिलता है कि जो सोसाइटी है उसको साथ लेके चलते हो आप, ठीक है, और जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज़ आप नहीं करते हो, ठीक है, किस तरीके से साथ रह के कलेक्टिवली आप ग्रोथ को अचीव कर सकते हो, ये है इसका। और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है इसमें, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर एग्जांपल अगर रशिया का लें हम, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतनी अच्छे से नहीं हो पाई जैसे कि चाइना में हो पाई। तो चाइना और रशिया दोनों एक तरीके से सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, पर दोनों में एक तरीके से आपको बहुत गैप देखने को मिलेगा। रशिया की एक तरीके से इकोनॉमी 1 ट्रिलियन के आसपास है और एक तरीके से चाइना की 16 ट्रिलियन के आसपास है, तो गैप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा ही फोकस करते हैं, मतलब लोगों का भला किस तरीके से हो सकता है उसके ऊपर इनका ज़्यादा एक तरीके से पूरा का पूरा फोकस होता है। नेक्स्ट आपका निकल के आता है कि डीमेरिट क्या है इनके। तो लॉस ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी, एक तरीके से आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे तो आपका तो एक तरीके से घाटा हो ही रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ सोवरेनिटी आपको देखने को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। अब दूसरा मिलता है लेस डेमोक्रेटिक, अब कंपनी के पास स्वतंत्रता नहीं होती है। और दूसरी है ईबल ब्यूरोक्रेसी। ईबल ब्यूरोक्रेसी का मतलब है, ब्यूरोक्रेसी किसके लिए काम करती है, गवर्नमेंट के लिए काम करती है। तो गवर्नमेंट ज़्यादा इंटरवेंशन करेगी तो डेफिनेटली ये अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगी प्राइवेट कंपनीज। फिर क्या, बर्डन ऑफ गवर्नमेंट, एक तरीके से गवर्नमेंट का बर्डन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से ये अपने आप को जिस तरीके से इनरिच कर सकती हैं, अपने आप को ग्रो कर सकती हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट कर सकती हैं, वो नहीं कर पाती है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे परफेक्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो इंडिया ही है, ठीक है। हम सोशल वेलफेयर को भी प्रमोट करते हैं, कैपिटलिज्म को भी प्रमोट करते हैं, हम दोनों चीज़ों को प्रमोट करते हैं, इसीलिए हम क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। जो सोशलिज्म को भी प्रमोट करे, कैपिटलिज्म को भी प्रमोट करे, वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी आता है। परफेक्ट एग्जाम्पल आपका इंडिया आता है इसमें। अब क्या है, फीचर्स देखते हैं, वन बाय वन इसके फीचर्स को भी डिस्कस करते हैं। पहला फीचर आता है को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, दोनों के दोनों सेक्टर की एक तरीके से यहाँ पर इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगी। सेकंड आता है पर्सनल फ्रीडम है, मतलब गवर्नमेंट की भी अपनी फ्रीडम है, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी भी अपनी फ्रीडम है, वो भी एक तरीके से क्या कर सकते हैं, एक ही टेबल पर बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं किस तरीके से हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो दोनों की एक तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब दूसरा आता है आपका इकोनॉमिक प्लानिंग, दोनों मिलकर साथ प्लानिंग कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी आ सकती है साथ में, प्राइवेट कंपनीज भी आ सकती हैं, और दोनों साथ मिलकर सोशल वेलफेयर की बात कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, उनकी बात ही करते हैं। इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, पर इतना नहीं होता है कि प्राइवेट कंपनीज को नुकसान हो, कोई ऐसा नहीं होता है। सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, ये लोग प्रॉफिट अर्निंग की भी बात करते हैं। साथ साथ प्राइस को कंट्रोल करती है कौन, एक तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए, ज़्यादा महंगाई ना हो जाए, तो गवर्नमेंट एक तरीके से नज़र भी रखती है, ठीक है। अब देखो, अब ज़्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो घाटा तो कंपनीज को भी होगा, तो कंपनीज एक तरीके से प्राइसेस नहीं बढ़ा सकती।
अब मोनोपोली पावर को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, मतलब एक एकाधिकार ना हो जाए किसी एक कंपनी का, वो अपनी मनमानी ना करने लग जाए, इसलिए कंट्रोल भी होता है गवर्नमेंट का मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है, अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट देखते हैं, क्वेश्चन में से बनता है मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया फॉलो करता है, इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ध्यान से समझो इसको क्या है। इनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, इंकरेज करते हैं प्राइवेट सेक्टर को, पता है क्यों करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को रोजगार मिलता है, सबसे बड़ा पॉइंट है। आपका ऑप्टिमिज्म यूज ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है पर ज़्यादा खराब तरीके से नहीं किया जाता, मतलब उनका दोहन नहीं किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, बट गवर्नमेंट उनके ऊपर नज़र रखती है। सोशल वेलफेयर के ऊपर आप काम कर रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो। ठीक है, सोशल वेलफेयर के लिए भी हम इसमें काम करते हैं। फिर आता है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर हमारा फोकस होता है, जीडीपी को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, जीडीपी को किस तरीके से बढ़ाएंगे, इकोनॉमी किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो सारा का सारा जो मेन हमारा पॉइंट होता है उस पर हम बात करते हैं। अब डीमेरिट की अगर बात करें, इनस्टेबिलिटी है। अब जनरली क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है कि प्राइवेट जो एमएनसीज हैं और गवर्नमेंट के बीच में कभी आपको क्या देखने को मिलती है, तनातनी देखने को मिलती है, कोई एक सिंगल पॉइंट पे इनकी कभी बात नहीं बनती है, तो एक तरीके से क्या होते हैं, प्रोजेक्ट आपके डिले होते हैं। ठीक है, अब क्या इनइफेक्टिव ऑफ सेक्टर्स। अब इनइफेक्टिवनेस क्या होती है, इनइफेक्टिवनेस का मतलब है कि दोनों को सेक्टर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो कभी कभी दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से दोनों के दोनों सेक्टर सफ़र करते हैं इसमें। अब लेक ऑफ एफिशिएंसी, लेक ऑफ एफिशिएंसी मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता ज़्यादा दिखाते हैं, तो लेक ऑफ एफिशिएंसी दिखाई देती है आपको। ठीक है, दूसरा जो आता है आपका डिले इन इकोनॉमिक डिसीजंस। यानी क्या है, मान लीजिए कंपनी ने बोला कि हम प्लांट लगाना चाहते हैं किसी भी एक स्टेट में, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बिहार का ही। ठीक है, हम एक तरीके से प्लांट को लगाना चाहते हैं, हमें एक लैंड चाहिए, पीस ऑफ लैंड चाहिए, तो गवर्नमेंट टाइम पे उन्हें लैंड एक्वायर करके नहीं दे पाती। ठीक है, अब टाइम पे आप लैंड को एक्वायर करके नहीं दे पाओगे, तो जो एक तरीके से जो पूरा प्रोजेक्ट मान लो बनना था 1000 करोड़ में, और 2 साल बाद आप उसको बनाओगे तो कितने का बनेगा, 1500 करोड़ का बनेगा, तो 500 करोड़ का जो लॉस हुआ है वो किसको हुआ है, प्राइवेट कंपनी को हुआ। तो इस वजह से क्या होता है, इनके बीच में डीमेरिट भी देखने को मिलते हैं और क्लैशेस भी इनको देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए। अब क्या प्लानिंग के गोल्स क्या होते हैं, देखो प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल होता है ना, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल बनेगा ना आपका, इकोनॉमिकली आप स्ट्रांग बनना चाहते हो, आपका जो मेन पॉइंट है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना चाहते हो, जीडीपी को बढ़ाना चाहते हो। जब भी आप अपनी जीडीपी को बढ़ाते हो, फॉर एग्जांपल अगर 8% 7% इस तरीके की आपकी ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट मानी जाती है इसमें। ठीक है, आपकी तो जीडीपी जब आपकी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो आप ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकते हो। और जब भी आप जैसे कि आप बोल सकते हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में आप ज़्यादा फोकस करोगे, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी प्रोग्रेस करेगी, आपकी कंट्री प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, और साथ साथ क्या है कि R&D के साथ साथ आप स्किल्स के ऊपर फोकस करने लग जाते हो, साथ साथ एजुकेशन के ऊपर, वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर। ठीक है, जो वोकेशनल एजुकेशन है जिसमें आपको स्किल दिखाई जाती है, मतलब ज़्यादा डिग्रीज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, जॉब ओरिएंटेड पॉपुलेशन को आपको बढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ों पे जब आप फोकस करना स्टार्ट करते हो तो आपकी कंट्री स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने लगती है। अब उसके बाद आपका जो मेन फोकस आ जाता है वो आ जाता है मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। किसके ऊपर आता है, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर। जब भी आप मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर जापान गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, तो आप इंडिया लेके आते हैं उस टेक्नोलॉजी को, और यहाँ पे उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे क्या होती है जो आपकी वर्क फोर्स है वो भी एक तरीके से क्या हो जाती है, स्किलफुल हो जाती है, एज विद द हेल्प ऑफ जापान। ठीक है, जापान की जो टेक्नोलॉजी है, जो स्किल है, वो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद देखना होता है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। एक तरीके से खुद बनाएं, खुद उसका इस्तेमाल करें, एक तरीके से वर्ल्ड लेवल पे उसको एक्सपोर्ट करें, एक तरीके से आत्मनिर्भर बने। इसका मतलब ये सेल्फ रिलायंट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सेल्फ रिलायंट बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो प्लानिंग के ऊपर ही डिस्कस करते हैं, हम किस तरीके से प्लानिंग बनाएंगे और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, जीडीपी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं, सेल्फ रिलायंट किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा इस तरीके से हमारा था। अब देखो, अब क्या है, अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स। अब गोल्स को अचीव करना है आपको। ठीक है, अब जब आप कोई गोल सेट करते हो उसके पीछे आप प्लानिंग भी करना स्टार्ट करते हो। मैं इस गोल को अचीव करूंगा अगर मैं इस तरीके की प्लानिंग करूंगा, इस समय मैं ये करूंगा तो डेफिनेटली मुझे ये गोल मिलेगा। तो जो गोल जब आप सेट करते हो तो उसके पीछे आपकी प्लानिंग काम कर रही होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपका इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी कि जीडीपी में आप
एक तरीके से आगे बढ़ेंगे। जब आपके देश की जीडीपी आगे बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम आपकी बढ़ती चली जाएगी, और पर कैपिटा इनकम के साथ साथ जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं आपका, जैसे कि R&D का सेक्टर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आप ज़्यादा फोकस करने लगोगे, ठीक है, सेल्फ रिलायंट बनने लगोगे। जैसे फार्मास्यूटिकल का सेक्टर ले सकते हो, मेडिसिन आप खुद बना सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो आपका टेक्सटाइल का सेक्टर, उसमें भी आप एक तरीके से आत्मनिर्भर बन सकते हो। एग्रीकल्चर के सेक्टर में आत्मनिर्भर बन सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, रोबोटिक्स है, उस सब में आप क्या बन सकते हो, सेल्फ रिलायंट बन सकते हो। तो जब भी नेशनल इनकम एक तरीके से इंक्रीज होती है तो आप क्या बनते हो, सेल्फ सफिशिएंट बनते हो। साथ साथ एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास कभी भी फूड की कमी नहीं होगी। इवन आप दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी करोगे, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड वाइड जो एक तरीके से आपकी छवि बनती है वो बहुत स्ट्रांग बनती है। जितने आप इकोनॉमिकल स्ट्रांग होंगे, आपकी जो पहचान होगी वर्ल्ड वाइड वो उतनी ही स्ट्रांग होगी। अब क्या है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, एक तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की, जो डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगी, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा एक तरीके से। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनता है, यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब क्या, एक बढ़िया कनेक्टिविटी रेलवे की हो, पोर्ट्स हों, और अच्छे से एयरपोर्ट्स हों, कनेक्टिविटी अच्छी होगी जब आपकी, तो एक तरीके से एक माल दूसरे शहर पहुंच जाएगा बड़ी आसानी से। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा आता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप बिजली की सुविधा कर दी, आपने पानी की सुविधा कर दी, और लोगों का एक तरीके से बैंक अकाउंट खुलवाया, उनको टाइम टू टाइम आप सब्सिडीज़ दे रहे हैं फार्मर को। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पूरे के पूरे सिनेरियो में, ठीक है। उसके बाद देखने को मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड आपका। इंटरनेशनल ट्रेड आप जब भी कर सकते हो जब आपके यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा होगा तब। मान लीजिए आपके यहाँ कुछ बनता ही नहीं तो आप ट्रेड में किस तरीके से भाग ले सकते हैं, नहीं ले पाएंगे। तो एक तरीके से आपने देखा होगा आजकल हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं ताकि क्या कर सके, इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या कर सके, पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें हमारा भी कुछ योगदान हो। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं कि आप आइए यहाँ पे प्लांट्स लगाइए और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कीजिए। उनको हम सब्सिडीज़ देते हैं, टैक्स में छूट देते हैं, वो बात अलग है, बट वो यहाँ पे आएंगी तो इंडिया भी डेवलप्ड होता है, लोगों को एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।